गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भेजी जा सके। आज हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो वास्तव में आपके शरीर में क्या असर दिखाई देगा। अगर हम डेफिशिएंसीज की बात करें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कॉमन डेफिशिएंसी है। नाउ अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो आपको रेंज ऑफ सिम्टम्स आएंगे। आपको बहुत थकान होगी, आपको फॉरगेटफुलनेस होगी, आपको टिंगलिंग नमनेस होगी हाथों और पैरों में, एंड बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स आएंगे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जहां तक विटामिन B12 का सवाल है, यह हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में बहुत सारा रोल प्ले करता है विच आर इंपॉर्टेंट। नाउ जहां तक B12 का सवाल है, यह हमारे जो ना डीएनए है इसके प्रोडक्शन में काम करता है। एंड आप जानते हैं कि डीएनए वास्तव में बॉडी का जेनेटिक कोड है। इसका मतलब है कि जो जेनेटिक कोड है डीएनए, इसके फॉर्मेशन में B12 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ जो डीएनए है वही डायरेक्ट करता है कि हमारी जो बॉडी है इसके अलग अलग पार्ट प्रॉपर काम करें, प्रॉपर डेवलप हो, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो। नाउ ये एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से समझें। जहां तक विटामिन B12 का सवाल है, ये वास्तव में आपके बॉडी के अंदर जो एक होमोसिस्टीन नाम का मटेरियल है इसको कम करता है। जो विटामिन B12 है आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम के मटेरियल को कम करता है। एंड ये जो होमोसिस्टीन है इज वन ऑफ द बॉडीज नेचुरली ऑकरिंग केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। अगर होमोसिस्टीन प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होगा, आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में रहेगा, तो ये बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन करेगा एंड टॉक्सिक डैमेज करेगा। तो होमोसिस्टीन को नीचे करने के लिए विटामिन B12 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स। आप देखिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो उसके क्या इफेक्ट दिखाई देंगे। नंबर 1 इज द एनीमिया, जो आप जानते हैं आपको शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ये जो खून की कमी होती है विटामिन B12 के चलते, ये वास्तव में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है या ये डायमॉर्फिक एनीमिया कहलाता है। अगर आपको इस तरह का एनीमिया है तो आपको बहुत थकान होगी, आपके जो धड़कन है वो तेज रहेगी, टेकिकार्डिया होगा, एंड आपको एक डिजीनेस की फीलिंग आएगी। जहां तक इस एनीमिया का सवाल है, बिल्कुल सामान्य जो ब्लड टेस्ट है, कॉमन ब्लड टेस्ट है, उससे इसे पहचाना जा सकता है। कभी कभी हमें आपके ब्लड में विटामिन B12 का जो लेवल है उसको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है कि आपका B12 का लेवल कितना कम हो गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ये एनीमिया आपको परसिस्टेंट है, लगातार चल रहा है, तो हमें आपके बोन मैरो की एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है जहां से ब्लड का वास्तव में फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के चलते, दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल मतलब दूर की, पेरिफेरल मतलब इस एरिया की। ये वास्तव में नर्व इंपेयरमेंट के चलते होती है। ये जो नर्व्स हैं वास्तव में विटामिन B12 अगर नहीं है तो डैमेज होने लगती हैं, क्योंकि नर्व्स के ऊपर की जो शीथ है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ बेसिकली डैमेज हो जाती है। माइलिन बेसिकली हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। और अगर आपकी बॉडी में B12 नहीं है तो वास्तव में प्रॉब्लम है, क्योंकि विटामिन B12 एक कोफैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। अगर B12 नहीं है तो माइलिन शीथ बनेगी नहीं, माइलिन शीथ नहीं बनेगी तो नर्व्स रॉ हो जाएंगी, नर्व्स अगर रॉ हो जाएंगी तो नर्व्स डैमेज होने लगेंगी। तो अगर हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को देखें तो यह डायरेक्ट नर्व डैमेज करता है और माइलिन का प्रोडक्शन कम होने के चलते जो नर्व्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं, रॉ हो जाती हैं, और जिसके चलते आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। जो नर्व्स होते हैं पेरिफेरल, वास्तव में हमारी बॉडी के मूवमेंट और हमारे सेंसेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो मैं छूता हूं, जो मुझे पता लगता है, जो टच करता हूं मैं पता तो चलता है, कोई चीज गर्म है तो छूने से पता लगती है, ये बेसिकली का काम हमारी पेरिफेरल नर्व्स का है। अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो हमें हाथों में टिंगलिंग होने लगेगी, नंबनेस होने लगेगी, एंड हमें वीकनेस होने लगेगी। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो बहुत सारे सिम्टम्स लेके आती है और जो यूजुअली हाथों और पैरों में ही सबसे ज्यादा होते हैं। Now, next in line with the vitamin B12 deficiency is the dementia. Dementia basically is a problem जो memory loss and behavioral changes के लिए जानी जाती है। आप जानते हैं कि अगर डिमेंशिया है इसका मतलब यह है कि आपकी मेमोरी गड़बड़ होगी एंड आपको बिहेवियरल चेंजेस होंगे। ऐसा माना जाता है कि विटामिन B12 डिमेंशिया की इटियोलॉजी या डिमेंशिया के कारणों में से एक है, जिसके चलते आपको
ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जो डिमेंशिया विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के चलते होता है, विज्ञान ऐसा मानती है कि शायद आपकी बॉडी के अंदर जो होमोसिस्टीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है एंड वो आपके ब्रेन को डैमेज करता है, जिसके चलते आपको डिमेंशिया होता है। अगर विटामिन B12 एडिक्वेट मात्रा में रहेगा तो होमोसिस्टीन जो है ना सप्रेस रहेगा, और होमोसिस्टीन अगर सप्रेस रहेगा तो आपको डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की मात्रा एडिक्वेट होना चाहिए। अगर आपको डिमेंशिया डेवलप होगा तो वास्तव में आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? नंबर 1, फॉरगेटफुलनेस, आप छोटी छोटी चीजें भूलेंगे। एब्सेंट माइंडेडनेस, कि अभी कोई चीज यहां रखी है अभी भूल गए, अभी कोई चीज यहां से उठाई है अभी भूल गए। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो वास्तव में आपको छोटी छोटी चीजों में डिफिकल्टी होने लगेगी। नाउ कंसंट्रेट करने में आपको डिफिकल्ट होने लगेगी एंड आप वास्तव में अगर डिमेंशिया एडवांस होगा तो आप अपनी केयर नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। एंड इसके साथ कभी कभी हल्का सा डिप्रेशन आता है तो आपको एपैथी डेवलप हो जाती है। इन द लेटर स्टेज ऑफ डिमेंशिया आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको B12 की कमी है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको एंडोजेनस डिप्रेशन डेवलप होने लगे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो एनीमिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपको अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो थोड़ा सा एनीमिया होगा, थोड़ा सा डिमेंशिया होगा, और उसके साथ में आपको एंडोजेनस डिप्रेशन हो जाएगा। तो अगर आपकी खून की कमी है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको जो है ना थोड़ा सा डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस हो रही है, तो ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। नाउ साइंस ऐसा मानती है जो स्ट्रोक्स होते हैं या ब्रेन अटैक होते हैं या जिसे आप लकवा समझते हैं, इसमें भी B12 शायद इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यंग पीपल जिन्हें और कोई स्ट्रोक का कारण नहीं है, जो ना हाइपरटेंसिव है ना कोई उनको रिस्क फैक्टर है, अगर उन्हें स्ट्रोक होता है तो साइंस ऐसा मानती है कि शायद ये B12 की डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते शायद स्ट्रोक होता है। इट लुक्स कंट्रोवर्शियल बट साइंस ऐसा मानती है कि शायद बढ़ा हुआ जो लेवल है आप होमोसिस्टीन इस तरह के स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए अगर स्ट्रोक यंगर एज में हो रहा है तो विटामिन B12 को मॉनिटर करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द माइलोपैथी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये जो प्रॉब्लम है ये स्पाइनल कार्ड की प्रॉब्लम है। जो स्पाइनल कार्ड है वो बेसिकली रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। ये हमारे जो है ना पूरे के पूरे अंगों को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। जो स्पाइनल कार्ड होती है उसमें भी एक प्रोटेक्टिव माइलिन शीथ होती है। ये जो माइलिन जो मटेरियल है इसको बनाने के लिए विटामिन B12 इज ए कोफैक्टर। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, माइलिन डेवलप नहीं हो पा रही है, तो वास्तव में आपकी जो स्पाइनल कार्ड है उसमें एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। अगर सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन होगा तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, बिकॉज आपके जो स्पाइनल कार्ड है वो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करती है, आपके बैलेंस को बनाती है, इन आपके जितने भी सेंसेशंस हैं उनको गवर्न करती है। अगर आपको माइलोपैथी डेवलप होगी तो कुछ सिम्टम्स आपको आएंगे। आपको वीकनेस आएगी, आपको नम्बनेस आएगी, आपको स्पास्टिसिटी आ जाए, आपके हाथ पैर कड़े होने लगेंगे, इन आपको बैलेंस प्रॉब्लम होने लगेगी। आप जो है ना चौड़े चौड़े कदम लेके चलने लगेंगे, आप लहराने लगेंगे, आप अंधेरे में नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपको बैलेंस डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो अगर आपको कोई भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो रही है या आपको लगता है कि नसें आपकी प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, उसके चलते दिक्कत हो रही है, तो विटामिन B12 को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं है तो आपका जो टंग है उसमें ग्लोसाइटिस आ जाएगी। वो टंग आपकी काफी मोटी मोटी सी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी और ऐसी स्मूथ हो जाएगी जैसे आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। Now, there are certain associated conditions जो कभी-कभी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ देखी जाती हैं। थायराइड डिजीज, पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आप जानते हैं कि दोनों को दोनों जो बीमारियां हैं ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऐसे ही हमारे स्टमक के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है जो ऑटो इम्यून प्रोसेस के चलते है तो वास्तव में ऐसा माना जाता है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये थायराइड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड हो। ना प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर विटामिन B12 इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी कैसे होती है, इसके क्या काजेज हो सकते हैं जिसके चलते विटामिन B12 की कमी होती है। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि कहीं आपकी जो डाइट है वो विटामिन B12 में डेफिशिएंट तो नहीं है। तो देखिए कि विटामिन B12 हमको मिलता कहां से है। आपको समझने की जरूरत है कि ये वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता।
विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता, इसे आपको समझने की जरूरत है। इट इज ओनली फाउंड इन द एनिमल प्रोडक्ट्स। बीट में होगा, चिकन में होगा, फिश में होगा, एग्स में होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। जो वेगन्स हैं या जो वेजिटेरियंस हैं, उनको B12 के जो लेवल्स हैं, साइंस ऐसा मानते हैं कि हमेशा सामान्य से कम होते हैं, इसलिए उसको ध्यान देने की जरूरत है। यह सही बात है कि अब बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स आने लगे हैं जो B12 से फोर्टिफाइड होते हैं, इनको मार्केट में फोर्टिफाइड करके ही बेचा जाता है। इन सब के बावजूद वेजिटेरियंस को देयर इज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर B12 डेफिशिएंसी। नाउ द सेकंड इज के आप खा तो एडिक्वेट रहे हैं B12, यानी आप जो ठीक मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो दैट इज ए प्रॉब्लम। नो, जहां तक एब्जॉर्प्शन का सवाल है वो दो स्टेजेस में है, ये मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें। हमारा जो खाने की थैली है, स्टमक है, इसमें एक प्रोटीन बनता है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो वास्तव में B12 को प्रोटेक्ट करता है, कंबाइन करता है और इसे लेके जाता है इंटेस्टाइन में, एंड जाके फिर इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पोर्शन है जिसे आइलियम कहते हैं, वहां जाके B12 एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब है कि B12 को स्टमक से इंटेस्टाइन तक ले जाने की जिम्मेदारी इंट्रिंसिक फैक्टर की है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आपके स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर में प्रॉब्लम हो गई या नहीं बन रहा है, तो आपका जो B12 है उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, वो इंटेस्टाइन में सीधा जाएगा और लेट्रिन के रास्ते से बाहर हो जाएगा। नाउ ऐसा कब होता है? बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसा मैंने अभी कहा, आपने कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई है जिसके चलते स्टमक छोटा हो गया है और इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही नहीं पा रहा है, या कोई भी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी ऑफ द स्टमक जिसमें कि इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन नीचे की तरफ हो गया है, तो इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं बनेगा या प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो जो भी आपने विटामिन B12 खाया वो सीधा स्टमक से इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके लेट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा एंड आपको B12 की कमी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो स्टमक की लाइनिंग डैमेज होती है, जिसके चलते इंट्रिंसिक फैक्टर का जो प्रोडक्शन है वो कम होने के चलते आपको B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हैं कि यहां से इंट्रिंसिक फैक्टर तो लेके जा रहा है, लेकिन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उसके चलते वहां एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। से फॉर एग्जांपल आपको क्रॉन्स डिजीज है, तो आपकी जो टर्मिनल आइलियम है वो डैमेज्ड है, तो इस जो फैक्टर लेके इसको विटामिन B12 को गया वो उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। अगर आपको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव हो, तो जिसके चलते इंटेस्टाइन का पोर्शन निकाल दिया, तो वो पोर्शन जो वास्तव में B12 को एब्जॉर्ब करता है वो है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करके उसको निकाल के अलग कर दिया गया। या ब्लाइंड लूप सिंड्रोम है या इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है, जिसके चलते टर्मिनल आइलियम का वो पोर्शन जो B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार था वो अब चूंकि मौजूद नहीं है, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। नाउ एक और बीमारी है जिससे मैं चाहता हूं कि आप समझें, जिसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया वास्तव में एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है इसमें वास्तव में हमारी जो खाने की थैली है उसमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है उसमें डैमेज होने के कारण उसका प्रोडक्शन लगभग बंद हो जाता है। तो आपका जो स्टमक है उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं, तो आपने B12 खाया, उसको जो पकड़ने वाला कोई है नहीं, उसको ले जाने वाला कोई है नहीं, तो वो चूंकि उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होने पाता है। इसके अलावा आपको ध्यान देने की जरूरत है, देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो B12 के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती हैं। द मोस्ट कॉमन इज द मेटफॉर्मिन। आप जानते हैं कि ऐसा शायद ही कोई डायबिटिक हो जिसे मेटफॉर्मिन ना चलती हो। 90% पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज जो मुंह से खाने वाली दवाइयां खा रहे हैं उन्हें मेटफॉर्मिन जरूर चलती है, एंड आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो आपको B12 की डेफिशिएंसी होने की संभावना है। कॉल्चिसिन ये मेडिसिन वास्तव में गाउट में यूज होती है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करती है। क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, बहुत कम यूज किया जाता है अब, लेकिन ये B12 की डेफिशिएंसी करता है। बहुत सारी जो मेडिसिन जो आप एसिडिटी के लिए लेते हैं जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं या H2 ब्लॉकर्स कहते हैं, जैसे ज़ेंटेक है, रेंटेक है, या PPIs हैं जैसे ओमेप्रोजाल, रेबेप्रोजाल, लेंसप्रोजाल, साइंस ऐसा मानती है कि वास्तव में ये जो मेडिसिन हैं ये भी B12 के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो टू कंक्लूड फ्रेंड्स, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वास्तव में बहुत आसानी से रिवर्ट की जा सकती है अगर ये अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाए। तो अगर आपको अर्ली स्टेज में ये पिकअप हो जाती है एंड ये पार्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो आप सप्लीमेंट लीजिए, आप फूड उस इस्तेमाल करिए जिसमें कि फोर्टिफाई किया हुआ है विद विटामिन B12, तो आप सप्लीमेंट लेंगे एंड फोर्टिफाइड फूड लेंगे तो आपको जो B12 की डेफिशिएंसी है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी एंड जितने भी सिम्टोमेटोलॉजी है वो रिकवर होने लगेगी। लेकिन
अगर आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, आपकी स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है, या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है जिसके चलते B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, अगर ये इस तरह की सिचुएशंस हैं फ्रेंड्स, तो ये मुंह से खाने वाली दवाइयों से काम नहीं चलेगा। आपको इंजेक्टेबल B12 लेना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का लेवल बढ़े, तभी आपके बहुत सारे जो मैंने अभी बात की है सिम्टोमेटोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, तभी उनको आप ठीक कर पाएंगे। इसलिए इंजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को देखें, उनमें से विटामिन B12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन। नंबर 2, इट इज द मोस्ट कॉमन विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। नंबर 3, दिस इज द वन जो वेजिटेरियन डाइट में डेफिशिएंट होता है, ये डोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन डाइट में आता है। नंबर 4, ये प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेके चलता है, एनीमिया से लेके, नर्व की प्रॉब्लम से लेके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके चलता है। किसी स्टेज पर इसे आप मुंह से खाने से या सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं, बट एट टाइम्स यू रिक्वायर इंजेक्टेबल अगर इसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आपकी बॉडी में है। तो अगर B12 की समस्या को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी बाकी लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।